Hello students, welcome to Arihan पढ़ाकू. I am your biology mentor स्मृति पांडे. तो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी के सैंपल क्वेश्चन पेपर का लास्ट पेपर और ये है 10th. देखिए, ये जो सैंपल पेपर लिए गए हैं बेटा, ये सारे इस बुक से हैं. अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, इसका नाम है सैंपल क्वेश्चन पेपर. बायोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे. इसमें पूरे के पूरे 10 सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं और एक जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया था वो भी दिया हुआ है. 1 क्विक रिवीजन नोट्स दिया हुआ है जो आप एक दिन में पूरा पढ़ सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो अपना. तो बच्चों, आज फाइनली हम लोग लास्ट पेपर पे आ चुके हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉल्व कर चुके हैं. आज 10th की बारी है. तो चलिए देखते हैं भाई इसमें क्या है. यही वो बुक है बेटा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको सॉल्व कर रहे हैं. ओके, तो भाई आ गया है इसमें इंस्ट्रक्शन. अब तो सबको पता ही चल गया होगा कि हर पेपर के पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है और वो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. तो इतने सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद एकदम से याद हो गया होगा ना कि इंस्ट्रक्शंस में क्या कहा गया है. सो ओवरऑल बता दें कि ये जो पेपर है इसमें 3 सेक्शंस होने वाले हैं. सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन ओवरऑल इस पेपर में आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे. करने हैं आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन, लेकिन अलग अलग सेक्शन से. सेक्शन ए जो है बेटा, देखो इसमें 24 क्वेश्चंस हैं और करने कितने हैं आपको? सिर्फ 20 क्वेश्चन. सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन है और करने हैं सिर्फ 20 क्वेश्चन. सेक्शन सी में लेकिन 12 क्वेश्चन हैं और इसमें करने हैं 10 क्वेश्चन. कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कहीं से भी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाला है. या गलत करो या सही, बस क्वेश्चन छोड़ दोगे तभी नहीं मिलेगा. मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 35 हैं. टाइम जो दिया गया है आपको दैट इज 90 मिनट्स, 1.5 आवर, 1.5 घंटे का टाइम आपको पूरा दिया गया है. उसके पहले 20 मिनट आपको मिलेंगे पेपर्स पढ़ने के लिए. ओके, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है. चलिए भाई, ये तो इंस्ट्रक्शंस की बात हो गई. अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेपर में है क्या. ये है इंस्ट्रक्शन सेक्शन ए के लिए. हर एक सेक्शन के पहले आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया गया है. इसमें लिखा हुआ है सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चन. इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन करने हैं. अगर 20 क्वेश्चन के अलावा आपने 21 क्वेश्चन कर दिया तो उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट जाएगी. क्लियर? तो क्यों करना भाई? इसके अलावा भी अभी 2 और सेक्शन आगे मिलेंगे, वहां कर लीजिएगा कुछ अगर एक्स्ट्रा मन होगा तो. चलिए, पहला क्वेश्चन आ गया बेटा और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पेपर का पहला क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज ऑक्यूपाइड बाय. जो सेंटर होता है हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम का, ये किससे ऑक्यूपाइड होता है? सिंपली दैट इज ऑक्यूपाइड बाय स्पोरोजीनियस टिश्यू. अब स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या होते हैं? ये पोटेंशियल पॉलन मदर सेल होते हैं ना, जो कि बाद में क्या फॉर्म कर लेते हैं? दे फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पोरोजीनियस टिश्यू. ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आ गया है डायग्राम बेस्ड. अब ये क्या है भाई? इसमें आपको बताना होगा कि ये जो डायग्राम है इसमें क्या क्या नाम है किसके, शायद यही बताना हो. लेट्स सी. कह रहे हैं गिवन बिलो इज द टीएस ऑफ टेस्टिस शोइंग sectional view of a few seminiferous tubule. Identify the parts label as A to D and select the correct option. हमें A, B, C और D पूरा बताना है कि क्या होगा. ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो A पे क्या है. A पे क्या है? यहाँ पे देखो, ये है A वाला पोर्शन. तो ये क्या है? दैट इज सर्टोली सेल्स. तो इसे हम लोग नाम लिख देते हैं सर्टोली सेल्स. ठीक है, A हो गया. बी क्या है बच्चों? ये देखो यहाँ पे बी है, बी वाला पार्ट. अब बी क्या होगा? ये बी क्या होगा? दैट इज स्पर्मेटोगोनिया. ओके, ये वाला पार्ट क्या है? स्पर्मेटोगोनिया. नाउ बात करें सी की, तो यहाँ पे देखो ये सी है. सी क्या है बच्चों? इंटरस्टिशियल सेल. सो ये हो गया आपका आई सी, इंटरस्टिशियल सेल. और ये देखो डी, ये यहाँ पे अंदर में है, तो डी क्या है? स्पर्मेटोजोआ. क्लियर? चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं. ए पे हमें मिला है सर्टोली सेल. ये देखो सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल.
नाउ बी पे देखते हैं, बी पे आपको मिला है स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे मिल रहा है स्पर्मेटोजोआ, यहाँ पे मिल रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और यहाँ मिल रहा है स्पर्मेटोगोनिया। कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? पता चल गया? सी क्या है? इंटरस्टिशियल सेल और डी क्या है? स्पर्मेटोजोआ। इट मीन्स कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द लेंथवाइज रनिंग ग्रूव ऑन एंथर विच सेपरेट थीका इज कॉल्ड। जो लेंथवाइज रनिंग ग्रूव होता है, जो एंथर पे होता है, जो सेपरेट करता है थीका को, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसे क्या कहते हैं। सो दैट इज द लाइन ऑफ डेहिसेंस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लाइन ऑफ डेहिसेंस, जो कि सेपरेट करता है थीका को। अब यहाँ पे देखें, रप्चर लाइन, लाइन ऑफ डेहिसेंस, ये यहाँ पे है लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्लियर? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आ गया आपका, और ये देखो, ये क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर इज अ शॉर्ट नैरो ल्यूमेन दैट फॉलोज एम्प्यूला एंड जॉइन द यूट्रस। हमें बताना है कि वो स्ट्रक्चर क्या होता है जो शॉर्ट नैरो ल्यूमेन होता है, जो कि फॉलो करता है एम्प्यूला को, जोड़ता है यूट्रस को, ये बताना है आपको। सो ये क्या होता है बच्चों? दैट इज इस्थमस, है ना? छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो ये है इस्थमस, ये तो पता ही है। ये उसको जोड़ते हैं, यूट्रस को उससे ज्वाइन करते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ये है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बताना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एक्स एंड वाई। ये एक्स है और ये वाई है, ओके ये एक्स है आपका। सी, एक्स इनहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। एक्स ये क्या है? दैट इज वेसेक्टोमी, ये मेल्स में होता है, और ट्यूबेक्टोमी ये फीमेल्स में होता है। मतलब यहाँ पे जो वास डिफरेंस होता है उसको कट करके टाई अप कर दिया जाता है, और फीमेल्स में जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करके टाई अप कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन ना हो पाए। नाउ सी देखते हैं क्या लिखा है, एक्स इनहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। क्या ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट को रोक देता है? तो ये गैमेट के ट्रांसपोर्ट को नहीं रोकता है, ये गैमेट के ट्रांसपोर्ट को नहीं रोकता। नाउ कह रहे हैं एक्स इन्वॉल्व कटिंग एंड टाइंग ऑफ वासा इफ्रेंशिया। क्या वासा इफ्रेंशिया को कट करते हैं? नहीं भाई, ये वास डिफरेंस को कट करते हैं ना, इसको नहीं। उसके बाद कह रहे हैं वाई इनहिबिट इम्प्लांटेशन। वाई जो होता है उसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। वाई इनहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट। ये जो वाई है दैट इज ट्यूबेक्टोमी, और इसमें इनहिबिट हो जाते हैं गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन, मतलब गैमेट्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है बच्चों? सो चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना। करेक्ट आपको कौन सा मिला? सिर्फ फोर्थ। सो राइट आंसर इज ओनली फोर्थ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सी क्या कह रही है? यहाँ भी कुछ दिया हुआ है, शायद इसमें हमें करेक्ट या इनकरेक्ट चूज करना होगा। लेट्स सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर। हमें क्या बताना है इसमें से? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल रिप्रोडक्टिव, फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में हमें यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सो सी, द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा जो होता है वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन्स के लिए, जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो आते हैं और थोड़ी देर के लिए या कहें कि लैंड कर जाते हैं वहीं पे। फाइन। ओवेरियन कैविटी इज ऑल्सो नोन एज ओवेरियन लॉक्यूल एंड इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ये भी बात सही है, ओवेरियन कैविटी जो होती है इसे ओवेरियन लॉक्यूल भी कहते हैं, और ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ओवरी के अंदर। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ये तो सबको पता है। प्लेसेंटा कहाँ लोकेट होता है? इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल। जो ओव्यूल होता है वो अटैच होता है प्लेसेंटा से, वो प्लेसेंटा से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। तो यहाँ पे बच्चों देखो 1 2 3 4 जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये सारे के सारे सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? कोट्स देखें तो यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ 1 2 एंड 4 लिखा हुआ है, यहाँ 1 एंड 3, यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4। क्लियर?
चलिए, ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत संभल के करिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या होगा ना, जैसे आपको अगर 2 के बारे में श्योरिटी है, तीसरा चौथा श्योर नहीं हो आप, लेकिन तीसरा चौथा भी सही है, तो आप इनमें से कुछ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ना आए तो कोशिश करना कि यही वाले क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन छोड़ने के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। अभी किसका डायग्राम है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम है ये। In column 1, diagram of female reproductive system is given, and in column 2, list of the female reproductive parts is given. ये क्या दिया है? डायग्राम। और कॉलम 2 में क्या दिया है? नेम्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना होगा? मैच कराना होगा। Identify the correct leveling and part given in column 1 and 2 by choosing the correct ऑप्शंस। तो यहाँ हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है, उसके हिसाब से हमें आंसर बताना है। सो सी बच्चों, ए पे क्या है? दैट इज ये है ए, ये है बी, ये सी, ये डी। इसके बारे में हमें बताना है, इसमें से चूज करके बताना है। तो बेटा ए पे क्या है? यहाँ पे अगर बात करें सो दैट इज सर्विक्स। सर्विक्स है। अब सर्विक्स आपकी देखिए यहाँ पे है, ये सर्विक्स है, तो ये हो गया आपका ए। बी की बात करें, ये बी है। बी क्या है बच्चों? दैट इज यूट्रस। क्या यूट्रस इसमें दिया है कहीं? हाँ, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया बी। सी की बात करें, ये है सी। सी क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो पी एस लिख दें। अब यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है 4th पे, प्यूबिक सिम्फाइसिस। डी, ये देखो ये क्या है? यहाँ की बात कर रहे हैं, दैट इज वेजाइनलर ऑरिफिस, तो ये हो गया वी ओ। अब वेजाइनलर ऑरिफिस ये दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका डी। मिल गया? चलिए मैच करा लेते हैं। ए पे क्या मिला है? सर्विक्स, तो सर्विक्स आपका है 7th नंबर पे, ये देखो यहाँ पे है, ए पे 7 नंबर पे। बी पे क्या है? यूट्रस, और यूट्रस यहाँ पे किस नंबर पे है? 5th यहाँ पे है। सी पे क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो ये 4th पे है। और डी पे क्या है? वेजाइनल ऑरिफिस, ये 3 पे है। इट मीन्स कि आपका जो बी है वो करेक्ट है। क्लियर? चलिए, डायग्राम वाले क्वेश्चन बेटा इजी होंगे, कर लीजिएगा, उन क्वेश्चंस को मत छोड़िएगा। इसके लिए आप डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे के सारे। बार बार कह रहे हैं कोई डायग्राम न छूटने पाए आपसे, क्योंकि कौन सा डायग्राम आ जाए पता नहीं होगा, लेकिन इतना श्योर है कि एनसीईआरटी से ही डायग्राम आएगा, कोई इसमें कोई और ओपिनियन नहीं है कि वहां से नहीं आएगा। सो सी, इन मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या होता है ये बताना है आपको। क्या लिखा हुआ है? स्क्यूटेलम इज एब्सेंट, 2 कोटिलेडॉन्स आर फाउंड, सस्पेंसर सेल इज 6 to 10 लेयर्स, और सस्पेंसर इज सिंगल सेल्ड। क्या होते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो में? जो सस्पेंसर होते हैं दे आर सिंगल सेल्ड, सस्पेंसर इज सिंगल सेल्ड। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, यहां कह रहे हैं फाइंड द करेक्ट पाथवे ऑफ मिल्क फ्लो इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड। ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड में करेक्ट पाथवे बताना है हमें कि कौन सा सही पाथवे है। सबसे पहले कहाँ से, मतलब पास कहाँ होता है? सबसे पहले आप ये देखिए, तो पास कहाँ से होता है? सबसे पहले एल्वोलाई ल्यूमेन से। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ दिया है एल्वोलाई ल्यूमेन, यहाँ दिया है एल्वोलाई ल्यूमेन। उसके बाद कहाँ जाता है बच्चों? उसके बाद जाता है मेमोरी ट्यूबल्स में। यहाँ भी मेमोरी ट्यूबल्स है, यहाँ भी मेमोरी ट्यूबल्स है। देन मेमोरी डक्ट में, तो यहाँ है मेमोरी एम्प्यूला और यहाँ है मेमोरी डक्ट। समझ में आ गया कौन सा आंसर सही होने वाला है? सो मेमोरी डक्ट में जाएगा, फिर मेमोरी एम्प्यूला में जाएगा, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा। यही सही आंसर है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ऐसे पाथवे लाइक पासेज कहाँ से हो रहा है, किस पाथवे को वो फॉलो कर रहा है, तो ये भी आप बच्चों पढ़ लीजिएगा। इसका फ्लो चार्ट जैसे ये दिया हुआ है वैसे आप बना लीजिए अपनी कॉपी में और बार बार उसको पढ़िए तो वो लर्न हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन oogenesis व्हेन अ डिप्लॉयड सेल
In oogenesis, when a diploid cell in the ovary undergoes meiosis, how many ova result? oogenesis में जब diploid cell जो ओवरी में होते हैं उसमें meiosis होता है तो कितने ओवा फॉर्म होते हैं? 1 ओवा फॉर्म होते हैं, 1 एग का फॉर्मेशन होता है, सो 1. ये देखो, ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है और हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है भाई, है ना. चलिए, गिवन बिलो इज द ग्राफ शोइंग हार्मोनल सिक्रीशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. किसका डायग्राम है ये? मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स का डायग्राम है. अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, फॉलोइंग आर द इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, विच ऑफ दीज आर करेक्टली पेयर्ड विद द टाइम पीरियड अज्यूमिंग इट एज अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. हमें ये जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उसका करेक्टली मैच कराना है बेटा कि क्या है. सी, कह रहे हैं रिलीज ऑफ एग 5th डे पे होता है. एग रिलीज कब होता है? लास्ट सैंपल पेपर जब हम लोग सॉल्व किए थे तो उसमें एक साइकिल वाला क्वेश्चन था, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे पूरा एक साइकिल बेस था, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था. तो वहां पे अगर आपको याद होगा तो वहां पे रिलीज ऑफ एग कब होता है? दैट इज 14th डे. तो ये 5 तो होगा नहीं, 14th होता है. रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वो कब होता है? एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन 5 to 13 डे तक होता है. अब यहाँ पे लिख रहे हैं 5 to 10 डे, तो ये होते हैं 13. न्यूट्रिएंट सिक्रीशन फॉर इम्प्लांटेशन 11 to 18 डेज. ये सही लिखा हुआ है कि जो न्यूट्रिएंट का सिक्रीशन होता है इम्प्लांटेशन के लिए वो होता है 11 to 30 डेज. इस 11 to 18 डेज, 30 नहीं, 11 to 18. राइज इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या होता है? ये देखो यहाँ पे लिखा है 1 to 15 डे, लेकिन ये होता कब से है? 15 to 27 या फिर 28 डे तक होता है. तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है बेटा? सी. मिल चुका है आपको पहले ही, बाकी तो बता दिया नॉलेज के लिए. तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है. ठीक है, चलिए आप लोग टिक करते जाइए और बताते जाइए कि कितने आंसर्स आपके सही हो रहे हैं, कितने में आपको कंफ्यूजन है या कितने गलत है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? देखो, 1 वर्ड आंसर दिए हुए हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है. When there are more than 2 allele controlling the same character, these are called. जब 2 एलिल सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक कहते हैं. क्या पॉलीजेनिक दिया हुआ है? प्लियोट्रॉपी, पॉली एलिल, मल्टीपल एलिल, ऑल ऑफ दिस. पॉलीजेनिक या फिर मल्टीपल एलिल कहते हैं, है ना. सो ये करेक्ट है आपका सी. क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सी. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रीजन फॉर वाई फ्रूट फ्लाई इज एक्सलेंट मॉडल फॉर जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के लिए फ्रूट फ्लाई एक एक्सेलेंट मॉडल क्यों है ये बताना है आपको. लेट्स सी क्या आंसर हो सकता है. स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं? स्मॉल लाइफ साइकिल, 2 वीक, कैन बी फेड ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, सिंगल मेंटेन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, मेनी हेरिडिटी वेरिएशन कैन नॉट बी सीन विदाउट लो पावर माइक्रोस्कोप. यहाँ पे कौन कौन सा सही होगा बच्चों? सी. यहाँ जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन सा गलत है. सो यहाँ पे जो दिया हुआ है स्मॉल लाइफ साइकिल, तो फ्रूट फ्लाई की जो लाइफ साइकिल होती है ये स्मॉल होती है, 2 वीक्स के लिए होती है. कैन बी फेड ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम, सिंपल सिंथेटिक मीडियम ये इस पे रह सकते हैं. सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, एक बार की मेटिंग में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज फॉर्म करते हैं. क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट किया जा सकता है इजीली. मेनी हेरिडिटी वेरिएशन कैन नॉट बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप. मेनी हेरिडिटी वेरिएशन यहाँ पे कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप. ओके, लो पावर माइक्रोस्कोप से उसको देखा जा सकता है. इट मीन्स कि आपका फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, बट फिफ्थ करेक्ट नहीं है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. हमें क्या करना है? 1 2 3 1 4 5 ये नहीं है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये भी नहीं है, 1 2 3 एंड फोर्थ ये आपका सही है. क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ओके, ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं which of the following option is correct for starch synthesis in pea seeds controlled by single gene which has two allelic form B and B? क्या कह रहे हैं बेटा? इनमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है फॉर स्टार्च सिंथेसिस के लिए? स्टार्च की सिंथेसिस किसमें होगी? पी सीड्स के लिए, जो कि कंट्रोल हो रहे हैं दो एलेलिक फॉर्म में। इनके जो जीन्स हैं दे आर बी एंड बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी है। अब सी क्या कह रहे हैं? बी, इसमें देखो कंडीशन क्या होगी, जो कैपिटल बी होंगे वो क्या करेंगे? लार्ज अमाउंट में स्टार्च की सिंथेसिस करेंगे। जो ये वाले होंगे, ओके, जो ये वाले होंगे स्मॉल वाले, ये लेस अमाउंट में स्टार्च की सिंथेसिस करेंगे। फाइन। और जो बीच वाले होंगे, मतलब दोनों का जिसमें कंबाइंड होगा, तो ये इंटरमीडिएट करेंगे, मतलब ना बहुत ज्यादा करेंगे ना बहुत कम करेंगे, एवरेज करेंगे। सो सी BB is round seed with large starch synthesis, सही लिखा हुआ है। BB is wrinkled seed with large starch synthesis, ये large starch की synthesis नहीं करेंगे। Now next थर्ड दिया हुआ है BB is round seed with less starch synthesis, तो ये क्या करेंगे? इंटरमीडिएट, ये लेस करेंगे और ये मोर करेंगे। क्लियर? तो ये भी आपका करेक्ट नहीं है, डी तो होगा नहीं क्योंकि दो ऑप्शंस आपके करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए भाई, थोड़ा लॉजिक वाला ये क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, identify the incorrect statement with reference to the gene I that control ABO blood group। हमें क्या बताना है बेटा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, मतलब कि जो स्टेटमेंट गलत है हमें वो बताना है। सी, अ पर्सन विल हैव ओनली 2 of the 3 एलिल। ठीक बात है, अ पर्सन के पास क्या होगा? 2 में से 3 एलिल में से कुछ 2 ही हो सकते हैं, जैसे कि IAI हो सकता है, IB आई हो सकता है, आई हो सकता है ना? तो कोई 2 हो सकते हैं, 3 में से कोई 2 हो सकते हैं। फिर कह रहे हैं व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। जब IA और IB दोनों प्रेजेंट होते हैं तो वो सेम टाइप के शुगर नहीं फॉर्म करते हैं, वो दोनों अपने अलग अलग टाइप के शुगर फॉर्म करते हैं। मतलब IA खुद का करेगा, IB भी खुद का करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। Allele I does not produce any sugar, सही लिखा हुआ है। The gene I has 3 allele, 3 allele होते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है। It means कि आपको इनकरेक्ट बताना है और वो है B। B वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट और वही सही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर? चलिए करेक्ट इनकरेक्ट वाला फिर से बच्चों कह रहे हैं, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसमें गलत मत करके आइएगा, वरना ऐसे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, करेक्ट है या इनकरेक्ट है इस बारे में। ओके, सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन हैज अ जीनोटाइप AABBCC। ऑन सेल्फिंग ऑफ दीज प्लांट द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन विल बी। देखो सिंपली इसमें क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n में क्या रखते हैं हम लोग? जो हेट्रोजाइगस होता है, जो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितने हैं बेटा? देखो सिर्फ B है, तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। क्लियर? अब क्या करना है हमें? अब हम इसका क्रॉस करवाएंगे, तो 2 फॉर्म्स होंगे, जो गैमेट्स बनेंगे वो 2 टाइप के बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? A B C और दूसरा बनेगा A B C। सिंपली अब क्या करवाएंगे हम लोग? इसका क्रॉस करवा लेंगे। बहुत सिंपल चीज है, पता चल जाएगी आपको। आप सब लोग अपनी कॉपी पे क्रॉस करवाइए और देखिए क्या आंसर आता है। किसका जल्दी आता है भाई? लेट्स सी। तो चलो भाई यहाँ पे कर लेते हैं। ये आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे ये आएगा, मिल गया। यहाँ पे हम लोग को ये मिलेगा और यहाँ पे ये मिलेगा। क्लियर? क्या मिल रहा है बच्चों? ये तीनों और ये रेशियो क्या होगा? 3:1 का रेशियो होगा। क्लियर? F2 जनरेशन में पूछा जा रहा है, तो फेनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन विल बी 3:1। देखिए क्या 3:1 दिया है? ये दिया है, देखिए 3:1
1। क्लियर? यही आंसर होगा आपका। चलिए फर्दर मूव करते हैं हम लोग आगे। ऐसे क्वेश्चन में बेटा क्रॉस करवा के चेक कर लीजिएगा क्या आंसर होने वाला है, कहीं आप गलत ना कर बैठिएगा। क्रॉस वाले क्वेश्चन में भी चांसेस है कि आप लोग गलत कर दे, हो जाता है भाई, दैट इज ह्यूमन एरर। कभी कभी जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन बेटा एग्जाम्स हैं, बहुत कामली आप पेपर दीजिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत शांत दिमाग से। सो some terms and their information is given in column 1 and 2. Identify which of the following is incorrect match pair. हमें क्या बताना है? Incorrect matched pair बताना है कि कौन सा गलत है। Now see, law of segregation. The observation that genetic elements separate when gametes are formed. ये सही दिया हुआ है। Codominance. It is a heterozygous organism, only one allele express their self. Heterozygous organism में क्या होता है? सिर्फ एक एलिल होता है, वही एक्सप्रेस करता है क्या? तो heterozygous organism में दोनों एलिल जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, एक डोमिनेंट हो जाता है, एक रिसेसिव, और दूसरे जनरेशन में भी वो शो होने लगता है। लेकिन यहाँ पे कोडोमिनेंस की बात हो रही है, तो हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक एलिल एक्सप्रेस नहीं होते हैं। Heterozygous, an organism that has one copy of each allele for the given characteristic. Rule of multiplication, principle that describe the probability of any two or more event happening together. तो ये कहाँ से आ गया? तो आपका ऑप्शन है बी, ये आपका सही होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है और यही इनकरेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ओके सी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? Which of the following statement about Hershey and Chase experiment are correct? Hershey and Chase experiment के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। So the virus grown in the presence of phosphorus contain radioactive DNA. That is true. Phosphorus is present in DNA but not in protein. ये भी सही है। Phosphorus will end up in the supernatant after centrifugation. तो क्या यहाँ पे phosphorus जो था उसका end up हुआ था centrifugation में, मतलब वो supernatant के फॉर्म में जब centrifuge किया गया था तो क्या वो supernatant मिला था हमें? तो phosphorus नहीं मिला था बच्चों, क्या मिला था? सल्फर। सल्फर मिला था सुपरनेटेंट में सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। प्रोजेनी जनरेशन ऑफ T2 बैक्टीरिया बैक्टीरियोफाज कंटेन फॉस्फोरस। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, थर्ड आपका गलत लिखा हुआ है। हमें क्या बताना है? सही बताना है। सो 1 and 2, 2 and 3, थर्ड एंड फोर्थ, 1, 2 and 4, ये आपका सही है। क्लियर? चलिए भाई देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वो क्या रिक्वायर्ड होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। क्या ये सही लिखा हुआ है? सी। यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रांसलेशन होता है उसको क्या चाहिए होता है? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड को, न्यूक्लियोटाइड से अमाइनो एसिड को वो ट्रांसफर करता है। सो दैट इज करेक्ट। एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी तो ज्यादा दिया नहीं है, मतलब ए बी ऑल ऑफ द अबव ऐसा कुछ दिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। द रेगुलेटरी जीन रेगुलेट बायोकेमिकल रिएक्शन इन अ सेल बाय। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में जो रेगुलेटरी जीन होता है वो रेगुलेट करता है बायोकेमिकल रिएक्शन को सेल में, किसके थ्रू करता है आपको ये बताना है। सो सी, यहाँ पे क्या होता है, इनहिबिटिंग ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसके थ्रू होता है और दैट इज ऑफ mRNA। ठीक है, mRNA के होता है, तो इनहिबिटिंग ट्रांसक्रिप्शन, इनहिबिटिंग माइग्रेशन ऑफ mRNA, इनहिबिटिंग ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे हैं which of the following is are incorrect about the promoter gene। यहाँ पे हमें प्रमोटर जीन के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत दिया हुआ है। द प्रोमोटर इज लोकेटेड टूवर्ड 3' एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ये 3 नहीं होता है, दैट इज
5 प्राइम एंड, और ये डाउन नहीं अप होता है, अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जिम। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। पहले ही इनकरेक्ट मिल गया है भाई, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यही होगा। इनकरेक्ट के भी बताने पे आपको सही मिलने वाला है, मतलब आपसे गलत जवाब पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं भाई। देखो ये क्या दिया हुआ है, कोड्स दिए हुए हैं। कह रहे हैं इफ फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA, प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कोडेड बाय इट। हमें क्या बताना है? देखो हमें प्रेडिक्ट करना है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो इसके थ्रू कोड हुआ है। क्या होगा बच्चों, पता है आपको आंसर? सी, AUG का नाम क्या होता है बच्चों? AUG की बात करें सबसे पहले AUG है, तो AUG को हम लोग क्या कहते हैं? मेथियोनिन। AUG मेथियोनिन कहते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? UUU। इसको क्या कहते हैं? सोचो बताओ, इसको क्या कहते हैं? पॉलीएलिनिन। पॉलीएलिनिन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं PHE से। इसके बाद दिया हुआ है UUC, इसको भी इसी से कहते हैं, UUC है ना, UUC। ठीक है, ये भी यही हो गया, फिनाइल एलिनिन। फिर क्या है? UUC वही फिनाइल एलिनिन, फिर UUU फिनाइल एलिनिन, फिनाइल एलिनिन, फिनाइल एलिनिन, मतलब एक मेथियोनिन है बाकी फिनाइल एलिनिन है। तो 1 2 3 4 5 6 सी मेथियोनिन है, 1 2 3 4 5 6, यही सही है ना? बाकी भी देख लो, सब में नाम चेंज है, आर्जिनिन, सिरीन, सब अलग अलग दिया हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या कह रहे हैं? इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ DNA, a nitrogenous base is linked to the OH of, हमें बताना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होते हैं DNA के, उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होता है ये लिंक होता है OH से, और किससे होता है ये आपको बताना है। सो दैट इज लिंक्ड विथ 1 प्राइम पेंटोज शुगर, 1 प्राइम कार्ब पेंटोज शुगर। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है इसका, है ना, ये कुछ इसका रिलेटेड डायग्राम दिया हुआ है। और सी OH ऑफ द, OH किससे अटैच है यहाँ पे देख लो। ओके, चलिए तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? यहां देखो डी पे लिखा हुआ है। क्लियर? ओके, डायग्राम वाले क्वेश्चन ये भी थे, बस डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया था। सो भाई ये फिर आ गया है डायग्राम वाला क्वेश्चन, और इसमें देखते हैं क्या है। सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन बिलो। ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है? कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा? दैट इज एडेनिन है, ये नाइट्रोजनस बेस। डायग्राम देख के आप समझ जाएंगे किसका डायग्राम है, अगर डायग्राम पढ़ा होगा अच्छे से तो। सो नो डाउट दैट इज एडेनिन नाइट्रोजनस बेस। क्लियर? चलिए भाई आते हैं, और यहाँ पे आपका सेक्शन ए जो है वो फिनिश हो गया। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं असर्शन और रीजन के, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन वैसे ही होने वाले हैं जो कि आप पहले जैसे कर रहे थे। इसमें भी आपको पूरे के पूरे 24 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपको असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है बेटा तो आप उसे छोड़ दीजिएगा, रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है, गलत मत करना बेटा, बस यही। So question number 25 to 28 consists of 2 statement, assertion and reason. Answer these questions selecting the appropriate option given below. ये 4 स्टेटमेंट असर्शन और रीजन के हमेशा रहते हैं। असर्शन और रीजन का स्टेटमेंट बस चेंज होता रहता है, ऑप्शंस हमेशा यही रहते हैं। सो आगे हम लोग अपने पहले असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इनफर्टिलिटी इज द इनएबिलिटी, इनफर्टिलिटी जो होती है वो इनएबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। इसमें क्या होते हैं, कपल्स जो होते हैं वो चिल्ड्रन नहीं कर पाते इफ दे आर डूइंग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तब भी नहीं।
रीजन कह रहे हैं आर्ट कैन हेल्प आउट सच इनफर्टाइल कपल। तो ये बात तो सही है, दोनों बातें अपनी जगह सही हैं कि जो इनफर्टिलिटी होती है दैट इज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और आर्ट जो होता है ये हेल्प करता है इनफर्टाइल कपल को। लेकिन क्या ये रीजन सही दिया हुआ है बच्चों? जैसे इसमें आर्ट में हम लोग क्या करते हैं, गैमेट का ट्रांसफर करते हैं, जाइगोट का ट्रांसफर करते हैं, ये सब चीजें ट्रांसफर की जाती हैं। लेकिन आर्ट जो है ये इसका मतलब जो रीजन दिया है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ओके, सो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये होगा बी। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? IUT is transfer to embryo with more than 8 blastoma into the fallopian tube। कह रहे हैं IUT जो होता है इसको ट्रांसफर करते हैं एम्ब्रियो में विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमस इनटू द फेलोपियन ट्यूब। क्या फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में नहीं भाई, यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। सो असर्शन तो आपका गलत हो गया। रीजन देख लेते हैं। IUT इज अ पॉपुलर मेथड टू फॉर्म एम्ब्रियो बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये सही लिखा हुआ है। IUT क्या है? एक पॉपुलर मेथड है एम्ब्रियो को जिसमें ट्रांसफर करते हैं और ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इट मीन्स कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट डोनर से या मेल या फीमेल से लेके उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है लैब में। आर्टिफिशियल वैसे ही कंडीशन बनाई जाती है और वहां पे उसका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। फिर 8 ब्लास्टोमस जो होते हैं उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है यूट्रस में फर्दर डेवलपमेंट के लिए। क्लियर? तो आपका असर्शन गलत हो गया, रीजन सही है। सो A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। असर्शन जो है वो गलत है पर रीजन जो है वो सही दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म मेगास्पोर। उसके बाद रीजन दिया हुआ है ऑल द 4 मेगास्पोर्स फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब सी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं इनमें मियोसिस तो होती है जो कि फॉर्म करते हैं मेगास्पोर, ये सही लिखा हुआ है। बट अगर बात करें जितने भी मेगास्पोर होते हैं क्या ये फॉर्म कर लेते हैं फीमेल गैमेटोफाइट को? नहीं भाई, 4 होते हैं ना, 4 में से क्या होता है, सिर्फ एक ही फंक्शनल होता है, बाकी 3 क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। तो चारों जो मेगास्पोर होते हैं वो फीमेल गैमेट को नहीं फॉर्म करते, सिर्फ एक जो फंक्शनल होता है दैट ओनली फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, Mendel conducted artificial pollination experiment for his genetic studies using true breeding pea lines. A true breeding line is unstable and can only express for the 1 or 2 generation. यहाँ पे ये कहा जा रहा है। सी क्या हुआ था, मेंडल साहब ने जो कंडक्ट किया था आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट अपने जेनेटिक स्टडीज के लिए, वो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स थी। क्लियर? बट ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो होती है ये कह रहे हैं अनस्टेबल होते हैं और सिर्फ एक्सप्रेस करते हैं 1 और 2 जनरेशन में। तो पहली बात तो ये कि ये अनस्टेबल नहीं होते, दे आर स्टेबल। और दूसरी बात ये एक्सप्रेस होते हैं सेवेरियल जनरेशंस में, नॉट ओनली 1 और 2 जनरेशन। सो यहाँ पे आपका रीजन गलत हो गया है और असर्शन सही है। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर? नाउ बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये देखो, ये भी आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। किसका डायग्राम है? फीटस का है ना। चलिए, प्लेसेंटा इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर द फीटस। इट कनेक्ट द फीटस विद द मदर ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। हमसे पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है। सिक्रीट रिलैक्सिन, फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सिक्रीट ऑक्सीटोसिन और सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। इन चारों में से बताना है करेक्ट कौन सा है और कौन, मतलब करेक्ट बता दोगे तब तो बात ही सही है, नहीं बता पाओगे तब तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
सी हमें क्या बताना है, प्लेसेंटा का फंक्शन बताना है। सो ये कह रहे हैं सिक्रीट रिलैक्सिंग, नहीं बेटा यहाँ पे नॉट द फंक्शन है, देखो हम ही से गलती हो गई, हम आप लोग को बोले और हम ही से गलती हो गई। ये कह रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है उसके हिसाब से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। सो रिलैक्सिंग सिक्रीट करता है, उसके बाद फैसिलिटेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को, है ना। सिक्रीट ऑक्सीटोसिन, क्या वो ऑक्सीटोसिन को सिक्रीट करता है? नहीं, ऑक्सीटोसिन को नहीं सिक्रीट करता। देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है दैट इज सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स, सो इसको प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करता है। सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करता है प्लेसेंटा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ओनली थर्ड वाला ही जो है दैट इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर? सो बच्चों ध्यान से पढ़ के आंसर करिएगा क्वेश्चंस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is incorrect in accordance with the viability of the mammalian sperm? कह रहे हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, क्या पूछ रहे हैं? इनकरेक्ट किसके बारे में? मेमेलियन स्पर्म के बारे में। सो स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म रिप्रेजेंट अ हेड, मिडिल पीस एंड टेल। स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है, सही लिखा हुआ है। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटालिटी, ये भी सही लिखा हुआ है। The interior portion of the head of a sperm is covered by acrosome that contain enzyme which help in motility. उसके बाद लिखा हुआ है the head of the sperm contain a haploid nucleus। देखो A सही दिया हुआ है, B सही दिया हुआ है, D सही दिया हुआ है। C जो होता है, जो इंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड होता है स्पर्म का, वो कवर्ड होता है एक्रोसोम से और उसके पास कुछ एंजाइम होता है जो कि पेनिट्रेट करने के लिए होता है, एग से फ्यूज करने के लिए पहले उसको पेनिट्रेट होना पड़ता है। यहाँ पे कह रहे हैं मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, तो ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। सो आपका ऑप्शन कौन सा गलत है? दैट इज सी। ठीक है, Which of the following event is not associated with ovulation in human female? So options दिए हैं decrease in oestroidal, full development of Graafian follicle, release of secondary oocyte and LH surge, मतलब luteinizing surge। इसमें से बताना है कौन सा एसोसिएटेड नहीं है ओवल्यूशन में ह्यूमन फीमेल में। सो बच्चों यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं, सी जो ओस्टेरॉइडल है इसे हम लोग ओस्ट्रोजन भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जिसका काम होता है मेंटेन करना रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, तो वो ओवल्यूशन में एसोसिएट नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीज इन ओस्टेरॉइडल। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो ए आपका करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो न्यू फॉलिकल develops in the luteal phase of the menstrual cycle because कोई न्यू फॉलिकल जो होता है वो डेवलप नहीं होता ल्यूटल फेज में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ऐसा क्यों होता है ये पूछा जा रहा है ना। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? सी होता क्या है, जो सिक्रीशन होता है, मतलब जो न्यू फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है वो ल्यूटल फेज में आ जाते हैं। कोई भी नया न्यू फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होता बिकॉज जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं ना, इसका लेवल डिक्रीज करने लगता है। सो फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओवल्यूशन। एफएसएच लेवल आर हाई इन ल्यूटल फेज, हाई तो होता नहीं है, लो होता है। एलएच लेवल आर हाई इन ल्यूटल फेज, ये भी नहीं होता, लो होता है। सो फॉलिकल जो होते हैं वो ओवल्यूशन के बाद ओवरी में नहीं रहते। क्लियर? सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ अ स्पीशीज, 2 स्पीशीज के बारे में कह रहे हैं, मॉथ, वेयर नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। देखो क्या बताना है यहाँ पे, इनमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो बहुत क्लोज एसोसिएटेड होता है मॉथ से, और
उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है बिना उसके। यूका का एक प्लांट होता है, इसके प्लांट में जो मॉथ होता है ना, ये पॉलिनेटिंग एजेंट होता है, मतलब बिना मॉथ के यूका पॉलिनेट नहीं कर सकता। अब क्या करते हैं, वहाँ पे मॉथ जो होते हैं ये आते हैं और अपने एग्स को डिपॉजिट कर देते हैं ओवरी के पास। क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे एग से बाहर आएंगे, लार्वा बाहर आएंगे, तो वहाँ पे जो वो पॉलिनेशन हो गया उसका। अब वहाँ पे पॉलिनेशन के बाद मॉथ का डेवलपमेंट होता है और वो लार्वा के फॉर्म में जब बाहर आने की कोशिश करता है और वो निकल जाता है तो उसमें फिर सीड का फॉर्मेशन होने लगता है। सो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बनाना, यूका, हाइड्रिला, वायला। यूका, याद रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूका का प्लांट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे FIB है, फिल इन द ब्लैंक्स, और इसमें क्या कह रहे हैं, डैश मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू डैश। मतलब A और B में आपको फिल करना है कि क्या होगा। अब सी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जो होता है, मतलब यहाँ पे जो होगा ये यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए, और जो सर्विक्स होता है ये होस्टाइल हो जाता है नेक्स्ट के लिए। सो क्या होता है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होते हैं वो यूट्रस को अनस्टेबल कर देते हैं ताकि उसमें इम्प्लांटेशन ना हो और सर्विक्स जो हो वो होस्टाइल ना हो स्पर्म का। सो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी ये है, और यहाँ स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया ने हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एंड स्पर्म्स, बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कह रहे हैं, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्टेड सेक्स ऑर्गन। इसमें से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसमें से हमें बताना है कि कौन सी ऐसी डिजीज है जो अफेक्ट नहीं करती है सेक्स ऑर्गन्स को। देखिए, सिफिलिस में अफेक्शन होता है, गोनोरिया में होता है, एड्स और जेनाइटल वर्ब्स में भी होता है। एड्स जो होता है इसमें ये जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इन पे अफेक्ट नहीं पड़ता है, बाकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लाइक इम्यूनिटी बहुत लो होने लगती है, फीवर आने लगता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एड्स। क्लियर। ओके, ये क्वेश्चन बेटा दूसरी बार आया है, एक बार और ये पेपर में आ चुका है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, obtaining 9:3:3:1 रेशियो इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस डिनोट। हमें बताना है कि अगर ये रेशियो मिलता है डाइहाइब्रिड क्रॉस में तो वो क्या डिनोट करता है, जो इसमें ऑप्शन दिया है, दैट द एलील ऑफ 2 जीन आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, दैट इट इज अ मल्टीजेनिक इनहेरिटेंस, इट शो मल्टीपल एलिलिज्म, दैट द एलील ऑफ 2 जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको ये बताना है। देखो इसमें क्या होता है ना, जो क्रॉस होता है ये इंक्लूड करता है 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट को जिसे हम लोग कहते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, एवरीवन नो इट। अब जो 2 फैक्टर होते हैं हर ट्रेट के वो अपने आप को सेपरेट करते हैं लाइन ऑफ गैमेटोजेनेसिस से, और इसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, ये फॉर्म करते हैं दोनों पेरेंटल के न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट्स को। सो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट द एलील ऑफ 2 जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। क्लियर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ मेंडल हैड स्टडीड 8 ट्रेट, मेंडल ने कितने ट्रेट्स लिए थे बच्चों, 7 ट्रेट्स लिए थे। अगर कह रहे हैं कि उन्होंने 8 ट्रेट्स लिए होते यूजिंग पी प्लांट विथ 14 क्रोमोसोम, ही वुड, वो क्या कर पाते या क्या नहीं कर पाते ये बताना है। नॉट हैव प्रपोज द क्रोमोसोम एंड कैरियर ऑफ हेरिडिटी फैक्टर, नॉट हैव डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हैव नॉट डिस्कवर्ड सेक्स लिंकेज, और हैव डिस्कवर्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसमें से आपको बताना है कि क्या हो सकता था। सी क्या हो सकता था, वो डिस्कवर नहीं कर सकते थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, बिकॉज जो कैरेक्टर्स थे वो क्या होते, वो उनके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो डिफरेंशिएट कर सके इंडिविजुअली, मतलब अपने आप को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सके, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे मूव करते। अब
इससे यही होता कि अगर उन्होंने अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, उसको डिस्कवर ही नहीं कर पाते। क्लियर? तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है कि वो हर एक जो जीन होते हैं, एलील होते हैं, वो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Among the following, which can be explained on the basis of Mendel's law of segregation? Mendel law of segregation में इनमें से कौन सा है जो कि explain किया जा सकता है? When two pair of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. Out of a pair of factor, one is dominant and other is recessive. Factor always occur in pair. Allele do not show any blending. Both character recover as such in F2 generation, which can be explained on the basis of Mendel law of segregation. यहाँ पे आपको ये बताना है। See, क्या होता, यहाँ पे कह रहे हैं एलिल डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, बोथ कैरेक्टर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। एलिल जो होते हैं वो ब्लेंड नहीं होते, मतलब एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो जाते। F2 जनरेशन में वो खुद को शो करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो आती है F2 जनरेशन, उसमें वो अपने कैरेक्टर को रिकवर करते हैं और शो करते हैं। सो एलिल डू नॉट शो एनी रिकॉम्बिनेशन, बोथ कैरेक्टर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। क्लियर? ये चीज याद रखिएगा बच्चों कि एलिल्स जो होते हैं वो कंबाइंड नहीं होते, बाइंड अप नहीं हो पाते, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते। ब्लेंड का मतलब चटनी बनाते हो ब्लेंडर में, तो उसे क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग। तो वहां भी एलिल जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर चटनी नहीं बनता है, अलग अलग रहता है। चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट गिवन बिलो AC। अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, क्रोमोसोम 16, क्रोमोसोम 11। यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा, नेम ऑफ जीन्स बताने हैं आपको कि कौन से जीन्स होंगे। सी कौन से होंगे? जो अल्फा थैलेसीमिया होता है क्रोमोसोम 16 से, यहाँ पे देखो क्या होता है, HbA1 ये जीन होता है, और बी पे क्या होता है, HbA2। सी जो बीटा थैलेसीमिया होता है, इसके लिए जो जीन्स होते हैं दे आर HbB। क्लियर? ये 3 जीन होते हैं। चलो ढूंढते हैं। ए पे HbA1 यहाँ है, देखो HbA1। बी पे क्या मिला, HbA2 ये है, यहाँ पे बी पे HbB लिख रहे हैं, ये नहीं होगा। सी पे HbB, मतलब आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इन 4 o'clock प्लांट मेराब्लाइज जाल्पा, 4 o'clock प्लांट में द जीन फॉर रेड फ्लावर कलर डिनोट बाई R shows incomplete dominance over the gene for white flower color denoted by R. The resultant progeny is heterozygous. Resultant progeny क्या मिली? Heterozygous and have pink flower. भाई जब रेड है व्हाइट है तो मिक्स को जब मतलब ये इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, हेटेरोजाइगस में ये बनेगा, और वो किस कलर का होगा, पिंक होगा। What will be the ratio of offspring if a cross is made between red and pink? So रेड और पिंक के बीच में अगर क्रॉस करवाओगे तो क्या मिलेगा, ये रेड है और ये पिंक है, करवा लो भाई क्रॉस। क्रॉस करवाने में शर्माना मत भाई कोई लोग भी, है ना, यहां शर्मा गए तो गड़बड़ हो सकती है। ये और ये क्या मिला बच्चों, 50-50% मिला, है ना, 2 ये मिले, मतलब कि 50-50% मिला, 1:1 का रेशियो मिल गया यहाँ पे। नाउ क्या कह रहे हैं, 70% रेड फ्लावर, 25% पिंक फ्लावर, ये नहीं होगा। 100% रेड फ्लावर, ये भी नहीं। 50% रेड फ्लावर और 50% पिंक फ्लावर, ये दोनों फ्लावर्स क्या है, रेड है, और ये क्या है, पिंक है ना। तो 50% रेड मिले और 50% पिंक मिले हैं। क्लियर? ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेवेंट टू सेक्स लिंक कैरेक्टर्स। सेक्स लिंक कैरेक्टर्स में से इनमें से कौन सा रिलेवेंट होगा? ऑलवेज फॉलो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, डू नॉट फॉलो क्रिस क्रॉस, मोस्टली प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, ओनली प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये क्या होते हैं, क्रिस क्रॉस फैशन में होते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। सो दे ऑलवेज फॉलो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस। चलिए, कहीं कहीं इसमें बेटा आपको ऑप्शन डी भी मिल सकता है कि ओनली प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, लेकिन आप उसको तब सेलेक्ट करोगे जब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं दिया होगा। सो कंडीशन बता दी है, टाइम देख के, क्वेश्चन देख के उस हिसाब से आंसर करेगा। चलिए भाई, आगे आपका न्यूमेरिकल, एक ही न्यूमेरिकल है शायद इसमें, बाकी आगे देखते हैं, अभी तो एक ही मिला। E. coli has only 4.6 into 10 to power 6 base pair and completes the process of replication within 80 minutes. The average rate of polymerization is approximately, यहाँ पे आपको rate of polymerization बताना है कि क्या होगा। चलो, rate of polymerization equal to क्या होगा? Rate of polymerization equal to 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर अपॉन दिया है 18, तो 18 मिनट को हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज दिस। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, अगर इसको हटा देंगे तो 446 इंटू 10 टू द पावर 5 होगा, और ये 0 भी अगर यहाँ से हटा देंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4। अब 18 इंटू 6 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 108, 108। क्लियर? चलो, अब क्या मिल जाएगा हमें, 10 टू द पावर 4 मतलब 460000 अपॉन 108। कितना आएगा आंसर, जल्दी से कैलकुलेट करो और बताओ। तो आंसर लगभग आपका आएगा 4259 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ पॉइंट में आंसर आएगा, दैट इज 2 3 कुछ ऐसा आएगा। सो 2 लिख देते हैं। तो ये कितना हुआ, बेस पेयर पर सेकेंड, बेस पेयर पर सेकेंड। तो नाउ बच्चों, ऑप्शन अगर हम लोग मैच कराएं, यहाँ देखो सारे राउंड ऑफ में लिखे हुए हैं, तो अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करा देंगे 4259.2 को, तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4000 बेस पेयर पर सेकेंड। ये देखो आपका सी पे लिखा हुआ है 4000 बेस पेयर पर सेकेंड, तो अप्रोक्सीमेट यही होगा। पूछा क्या जा रहा है, अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो आप अप्रोक्सीमेटली इतना कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सी, इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल है। अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दे आर सेइंग while analysis the DNA of an organism, total number of 5386 nucleotides were found, with out of which the proportion of different bases were adenine 29%, guanine 17%, cytosine 32%, thymine 17%. Considering the Chagaff rule, it can be concluded that, भाई एक बात बताओ, एक तो इन्होंने परसेंटेज अलग अलग दे रखा है, दूसरी बात कह रहे हैं कि चरगैफ रूल अप्लाई कर रहा है। कैसे हो सकता है भाई? चरगैफ रूल क्या कहता है, A इक्वल टू T एंड G इक्वल टू C, एडिनोसिन इक्वल टू थाइमिन एंड गुआनिन इक्वल टू साइटोसिन, तो ये बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे एडिनिन दिया हुआ है 29%, हाँ एडिनिन दिया हुआ है 29% और गुआनिन दिया हुआ है 17%, इसके बाद साइटोसिन दिया हुआ है 32% और थाइमिन कितना दिया हुआ है 17%। कोई भी बराबर है क्या बच्चों? एडिनिन इक्वल टू थाइमिन होना चाहिए, तो एडिनिन 29 दिया हुआ है, थाइमिन 70 दिया हुआ है, दे आर नॉट इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस केस। और साइटोसिन दिया हुआ है 32, गुआनिन दिया हुआ है 17, ये भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे चरगैफ रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे चरगैफ रूल फॉलो नहीं होगा वो क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए होगा, या कोई कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते हो, इसमें हमें ये बताना है। सो सी बच्चों, यहाँ पे सिंपली एक चीज होगी, इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ही नहीं। सो करेक्ट आंसर इज इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सी, ये क्या कह रहे हैं? ऑब्जर्व द गिवन प्रोसेस, प्रोसेस दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन का। इसमें क्या बताना है भाई? इसमें बताना है आइडेंटिफाई द फैक्टर इन्वॉल्व इन 1, 2 and 3 स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये 1, 2, 3 बेटा डायग्राम दिया हुआ है ये एनसीईआरटी में, वहां से आप इसको चेक कर सकते हो कि कौन से फैक्टर्स
होंगे। सी ये क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में, सबसे पहले इनिशिएशन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है। अब इनिशिएशन में क्या होता है, अगर हम लोग याद करें कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जो कि इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए और फिर टर्मिनेशन के लिए, तीनों चीजें आपको बतानी है। सो सी इनिशिएशन के लिए क्या होता है, यहाँ पे ये होता है। उसके बाद इनिशिएशन के बाद क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या होता है और फिर ट्रांसलेशन के लिए ये। चलिए भाई देखते हैं, ए पे नहीं, बी पे भी नहीं, सी पे देखिए आपको मिल रहा है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है जो चीज आप स्किप कर दो या पढ़ो ना। तो भाई पढ़ लेना सब कुछ, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसकी वजह से। यहाँ पे डायग्राम हमने लगाया था, ये देखो, ये प्रमोटर है, ये आरएनए टर्मिनेटर, यहाँ पे टर्मिनेटर, मतलब ये इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन और फिर ये टर्मिनेशन। ओके, तो ये तीनों प्रोसेस होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहे हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन अ 3.2 kbp long piece of DNA 820 adenine bases were found. What would be the number of cytosine bases? सिंपल एक चीज यहाँ पे दी हुई है, सिर्फ एडिनोसिन दिया हुआ है और 3.2 kbp दिया हुआ है। इसको बीपी में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 kbp इक्वल टू 1000 बेस पेयर। ठीक है, अब इसको करोगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 3.2 kbp। फटाफट करो कॉपी पे बच्चों, दैट इज 3200 बेस पेयर, इतना मिल जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ पे दिया हुआ है एडेनिन, तो सिंपल आपको एक चीज अप्लाई करनी है, चरगैफ रूल। चरगैफ रूल में क्या होता है, G इक्वल टू सी, A इक्वल टू T, यही होता है। अब बेटा यहाँ पे देखो दिया है एडेनिन, तो एडेनिन कितना है 820, मतलब एडेनिन होगा 820, तो थाइमिन भी कितना होगा 820। क्या बचा, अब दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 820 प्लस 820 क्या आ जाएगा 1640, ये आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइटोसिन का नंबर। तो टोटली आपको पता है 3200 बेस पेयर में से 1640 को माइनस कर दीजिए, व्हाट यू गेट, क्या मिलेगा आपको, जल्दी से करके बताओ। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1560, इतना मिलेगा। अब ये जो कंटेंट है इसमें साइटोसिन और ग्वानिन दोनों हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, साइटोसिन इक्वल टू ग्वानिन होता है, ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन होता है, मतलब 2G हो सकता है या फिर 2C हो सकता है। तो इसको आप क्या करो, सिंपली डिवाइड कर दो 2 से और जो आंसर आएगा वही होगा। सो आंसर लगभग आपका आएगा 780। आंसर कितना आएगा आपका 780, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 780। ठीक है, कर लो बच्चों, कॉपी पे करके बताओ, यही सही आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सैटेलाइट डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, सैटेलाइट जो डीएनए जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये बताना है आपको। सी यहाँ पे दिया है, कोड फॉर प्रोटीन नीडेड इन सेल साइकिल शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल विच इज हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन। क्या होता है, ये शो करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमॉर्फिज्म पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म तो शो करता ही है और सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो इंडिविजुअल में होता है। अब इसी की वजह से कुछ कैरेक्टर्स हेरिटेबल होते हैं जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जाते हैं। सो सैटेलाइट डीएनए इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है, क्या कह रहे हैं, गिवन बिलो इज द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए। डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू डबल हेलिकल डीएनए। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि रिलेटेड नहीं है इस डबल हेलिकल
डीएनए से, ये आपको बताना है। कह रहे द हेलिक्स मेक वन कंप्लीट स्पाइरल टर्न एवरी 34 एंगस्ट्रॉम, दैट इज राइट। द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम, ये भी सही है। द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड इज 4.2 एंगस्ट्रॉम, क्या 4.2 एंगस्ट्रॉम होता है भाई? दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। Each strand of the helix has a backbone made up of alternating ribose, sugar and phosphate। तो आपका A सही दिया है, B सही दिया है, D सही दिया, और हमें not related बताना है। तो कौन सा related नहीं हुआ बच्चों? C related नहीं हुआ। अगर related होता तो 3.4 एंगस्ट्रॉम देता, तो 4.2 एंगस्ट्रॉम related नहीं है। चलिए भाई देखो ये क्वेश्चन क्या है। Which heavy isotope is used in above experiment for proving the semi-conservative model of DNA? ये क्या है? हैवी है, ये हाइब्रिड है, ये लाइट हाइब्रिड है। तो हमें बताना है कौन सा आइसोटोप इस एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ था जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए को प्रूव किया गया था, ये बताना है आपको ना। सी बच्चों क्या हुआ था, यहाँ पे जो हैवी आइसोटोप जो यूज किया गया था एक्सपेरिमेंट में फॉर प्रूविंग द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए, वो था आपका 15NH4Cl, ये था। सो देखिए कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए ए पे दिया हुआ है 15NH4Cl। क्लियर? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा और मतलब अब तो कर ही लिया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे हम लोग भाई सेक्शन सी पे। अब सेक्शन सी में आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आपको एक केस स्टडी दी हुई होगी और उससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन दिए होंगे, उसके अलावा भी 6 क्वेश्चन दिए होंगे, मतलब कि टोटल 12 क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं और उस 12 में से सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही करने हैं, उसी का यहाँ पे इवैल्यूएशन होने वाला है। चलिए भाई देखते हैं क्या है, उससे ज्यादा कर दिया तो नहीं होगा, मतलब 10 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, 12 में से पूरे के पूरे 12 नहीं करने हैं। सी देखो किसका डायग्राम है, पॉलिनेशन दिखा रहा है यहाँ पे। व्हाट दे आर सेइंग, लेट्स सी। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। What get transfer between plant X and Y in the process indicated by Q? देखो ये क्या है, प्लांट X है, ये प्लांट Y है। अब यहाँ पे देखो एक प्रोसेस P हो रहा है, दैट इज P, ये Q है और ये R है। आपको कौन सा बताना है बच्चों, आपको बताना है Q। Q से, हाँ Q से क्या इंडिकेट हो रहा है, ओवा, न्यूट्रिएंट, पॉलन। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा भाई, पॉलन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन से तो ट्रांसफर होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन अकॉर्डेंस विथ 3 प्रोसेस शोन इन द डायग्राम। 3 प्रोसेस दिया हुआ है, P Q R, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और R दिया हुआ है। देखो R क्या है, ऑटोगैमी है, P Q ये भी आपको बताना है। पहले पूछ क्या रहे हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। सो ऑल द 3 प्रोसेस ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द प्लांट X एंड Y। क्या तीनों प्रोसेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी शो करेंगे? नहीं भाई, सारे नहीं शो करेंगे, ना P शो करेगा ना R, सिर्फ Q जो होगा वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी शो करेगा। Wind act as agent for the process Q if both the plant belong to genus Salvia। क्या wind एक्ट करेगा एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट अगर दोनों प्लांट सेल्विया के होंगे तो। फिर कह रहे हैं फ्लावर ऑफ बोथ द प्लांट X and Y should have fragrance and nectar in order to complete the process P and Q if they are entomophilous। कह रहे हैं जो फ्लावर होगा प्लांट X और Y का, ये फ्रेगनेंस और नेक्टर शो करेगा, जिसकी वजह से ये प्लांट क्या होगा, एंटिमोफाइलस, मतलब इंसेक्ट्स इसको पॉलिनेट करेंगे। तो जब कलरफुल होगा, फ्रेगनेंस होगा, तभी तो इंसेक्ट्स पॉलिनेट करेंगे। सो दैट इज राइट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, हाँ कह रहे हैं अमंग P, Q एंड R
The one that would result in greater adaptability of certain species to environmental changes is R. Greater adaptability कब आती है? Greater adaptability तब आती है जब वेरिएशन होता है, कुछ चेंजेस होते हैं. तो वो किस में होगा? वो क्यों में होगा, है ना? क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, खुद से ही पॉलिनेट हो जा रहे हैं. और चेंज किस में हो रहा है? पॉलिन ग्रेन्स जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहे हैं. दैट इज इन द क्यू. सो P एंड Q, ओनली Q, सिर्फ Q में होगा. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेक्स्ट पे कह रहे हैं विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज शोन बाई R एंड P. R और P में कौन सा पॉलिनेशन होगा आपको ये बताना है. देखो सिंपल एक चीज है, R ये वाला प्रोसेस है, तो R क्या है? ऑटोगैमी. मतलब उसी का स्टिग्मा है, उसी का ओवरी है, उसी के पॉलन ग्रेन्स हैं, उसी को फ्यूज होना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोगैमी. दूसरी बात कह रहे हैं, R तो हो गया. P क्या है? देखो P पे क्या होता है, यहाँ पे हो सकता है गाइटेनोगैमी. इसमें क्या होता है, या तो फ्लावर एक ही प्लांट पे हो, उससे वो पॉलिनेट हो जाए, या उसी स्पीशीज का दूसरा प्लांट हो, उससे वो पॉलिनेट हो जाए. इस कंडीशन में क्या है, फ्लावर जो है वो सेम प्लांट पे है, दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे हैं और उनसे पॉलिनेशन हो रहा है. तो ये क्या होगा? गाइटेनोगैमी. ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी. जिनोगैमी होगा नहीं, ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. पॉलिनेशन शोन इन फ्लावर R इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. जो पॉलिनेशन हो रहा है R में, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको बताना है. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे देखो आउटब्रीडिंग दिया है, इनब्रीडिंग दिया है. ये क्या हो रहा है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से हो रहा है. एक मिनट. ठीक है. तो ये क्या है, जो पॉलिनेशन हो रहा है फ्लावर R में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनब्रीडिंग डिप्रेशन. यहाँ पे देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन. चलिए नेक्स्ट आते हैं. पॉलिनेशन वाले क्वेश्चंस खैर इजी पढ़ेंगे. वैसे तो अभी तक जितनी केस स्टडी हमने देखी है सब इजी था. केस स्टडी में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थी, मतलब एज सच बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था कि जो आप ना कर पाओ. टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एज शोन, P एंड R एंथर फ्रॉम फ्लावर बड आर रिमूव बिफोर दे डेहिस बाय द प्रोसेस ऑफ. कह रहे हैं अगर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना हो P और R में, मतलब कि ये सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, तो क्या करेंगे? फ्लावर बड आर रिमूव बिफोर द डेहिसिस प्रोसेस. उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ये बताना है. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इमैस्कुलेशन, जिसमें जो एंथर होता है उसको हटा दिया जाता है. सो इमैस्कुलेशन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. चलो केस स्टडी खत्म हो गई आपकी. अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है. इसमें कह रहे हैं which of the following option demonstrate tall and dwarf pea plant in same proportion. मतलब यहाँ पे 50:50 का रेशियो हमें बताना है. सेम प्रपोर्शन पूछ रहे हैं ना कि कौन सा होगा. तो अगर इसमें करो क्या आएगा? सेम T नहीं आएगा. क्या आएगा? ये आ गया 3. सब सेम है, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रपोर्शन चेंज नहीं है. ए वाला तो नहीं होगा. बी पे चेक कर लेते हैं भाई. वैसे हमें तो पता है क्या होगा, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था. क्रॉस करवा के जल्दी जल्दी आप चेक कर सकते हो कि क्या होगा. सेम प्रपोर्शन आया बच्चों 50:50. ये सेम है, ये सेम है, दैट इज 50%. और ये भी आपका पूरा है 50%. तो सेम प्रपोर्शन हो गया. इट मीन्स कि आपका जो बी दिया हुआ है पी प्लांट का, अगर सेम प्रपोर्शन चाहिए तो हमें इसका क्रॉस करवाना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट कह रहे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. अभी तक केयरफुली पढ़ना है. सारे क्वेश्चन तो केयरफुली पढ़े थे. इनकम्प्लीट और मोज़ेक इनहेरिटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. टेस्ट क्रॉस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस.
Chromosomal aberrations are commonly observed in cancer cells. Thalassemia is a Mendelian disorder. अब हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है. सी यहाँ पे देखो जो कह रहे हैं इनकम्प्लीट और मोज़ेक इनहेरिटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. ये जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग. आपका सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है. तो अगर हम लोग स्टेटमेंट्स देखें फर्स्ट एंड टू, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका सही है. ठीक है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट नहीं था. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और इसमें क्या कह रहे हैं देखो, कह रहे हैं गिवन बिलो इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन चार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड. सी क्या दिया है, मेल फीमेल, मेल फीमेल. मेल क्या है, होमोजाइगस है. फीमेल मेल क्या है, हेप्लॉइड है. होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं है, ये हेप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है. अब मेल में माइटोसिस हो रहा है तो ये क्या बन जा रहे हैं, ये माइटोसिस होने की वजह से वो हेप्लॉइड है और उसके बाद ये फॉर्म कर दे रहे हैं फीमेल को जो कि डिप्लॉइड हो जा रही है. यहाँ पे फीमेल में मियोसिस हो रहा है, फिर वो हेप्लॉइड हो जा रहे हैं और फिर वो मेल फॉर्म कर रहे हैं. देखो जहाँ तक अगर बात करें तो ये केस जो दिया हुआ है दैट इज हनी बी का केस है. यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेरलाइज्ड जो स्टेरलाइज्ड एग होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूजन होता है तो वो फीमेल फॉर्म कर लेते हैं और जो बिना फ्यूजन के एग बन जाते हैं वो बना लेते हैं मेल. तो देखते हैं कॉकरोचेस एंड एंट, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड, हनी बी एंड वास्प. हनी बी का है तो ये हनी बी, वास्प और एंट के केसेस में ऐसा होता है. चलिए नेक्स्ट आ गए हम लोग क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं Alfred Hershey and Martha Chase made a big contribution proving DNA role as the hereditary molecule. The experiment is shown in figure A and C and the presence or absence radioactivity detected in cells B and D. मतलब A और C में हमें किसका प्रेजेंस बताया जा रहा है, यहाँ पे देखो A B C D यहाँ पे दिया हुआ है. तो जो एक्सपेरिमेंट है इसमें बताया जा रहा है फिगर ए और सी, इसमें वो प्रेजेंस है, एब्सेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी जो है वो डिटेक्ट की गई बी और डी में, आर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट. मतलब ए और सी में रेडियो एक्टिविटी जो है वो एब्सेंट है और बी और डी में प्रेजेंस या एब्सेंस है रेडियो एक्टिविटी जो कि सुपरनेटेंट में हमें मिला था. सो आइडेंटिफाई करना है लेबल पार्ट को ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली. मतलब ये ए है, यहीं पे बी दिया हुआ है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है. इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा सही होगा. सी बच्चों इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग देखें तो ए पे हमें क्या मिला था, नो रेडियो एक्टिविटी. कोई भी रेडियो एक्टिविटी सेल में डिटेक्ट नहीं हुई थी. सो पहले लिख लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी. नो रेडियो एक्टिविटी ए के लिए है ये. बी की अगर बात करें तो रेडियो एक्टिविटी जो थी वो सुपरनेटेंट में मिली थी, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मिली थी. सी पे अगर हम लोग देखें तो सी पे रेडियो एक्टिविटी इसमें सुपरनेटेंट में मिली थी, इसमें सेल में मिली थी. तो सी पे रेडियो एक्टिविटी हमें फाइंड आउट हुई थी सेल में, और डी में रेडियो एक्टिविटी जो थी दैट इज कोई रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में नहीं मिली थी डी पे. सो डी पे यहाँ पे हो जाएगा नो रेडियो एक्टिविटी इन सुपरनेट. चलिए नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल, सेल तो होगा कोई रेडियो एक्टिविटी सेल में नहीं मिली थी, यहाँ पे मिल रहा है नो रेडियो एक्टिविटी. इसके बाद नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल, ये नहीं होगा, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल. तीन ऑप्शंस जहां तक हैं इनमें से कोई होगा. फिर कह रहे हैं रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, ये भी सही है. यहाँ पे कह रहे हैं रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, ये भी सही है. इसके बाद कह रहे हैं रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट. क्या बात है भाई, तीनों तो नहीं सही होंगे. चलिए आइए आगे देखते हैं. फिर सी पे कह रहे हैं कोई रेडियो एक्टिविटी हमें सेल में नहीं मिली थी, नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल.
रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सेल। सी पे क्या हुआ था बच्चों, रेडियो एक्टिविटी हमें मिली थी, डी पे रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं नो रेडियो एक्टिविटी, मतलब यहाँ वाला जो पोर्शन है सी ये नहीं होगा, मतलब ए वाला नहीं होगा, बी अभी है, रेडियो एक्टिविटी डिडक्टेड इन सेल। इसके बाद कह रहे हैं नो रेडियो एक्टिविटी डिडक्टेड इन सुपरनेटेंट, नो रेडियो एक्टिविटी डिडक्टेड इन सुपरनेटेंट। क्लियर? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? आपका ऑप्शन बी सही है। कहीं बी और डी एक ही तो नहीं है? नो रेडियो एक्टिविटी डिडक्टेड इन सेल, नो रेडियो एक्टिविटी डिडक्टेड इन सुपरनेटेंट, रेडियो एक्टिविटी डिडक्टेड इन सुपरनेटेंट। एक मिनट, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे फॉस्फोरस है ना? यहाँ पे देखो सल्फर है, यहाँ पे फॉस्फोरस है, तो रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में किस में मिली थी? सल्फर में मिली थी, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। तो ये सेम नहीं है, अलग अलग है, मतलब कि आपका ऑप्शन बी जो होगा यही सिर्फ सही है। चलो ध्यान से करना ऐसे क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होना। ये देखो, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड इज गिवन बिलो। जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड का हमें मिला हुआ है, ये है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज टू न्यूक्लियोटाइड करेक्टली ज्वाइंट टुगेदर। कौन सा करेक्टली ज्वाइंट होगा? देखो ये किससे ज्वाइंट होते हैं? दे आर ज्वाइंट बाय फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं। किसके बीच में होता है? 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप के और एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में होगा, जहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी होते हैं। तो वो कहाँ पे दिख रहा है? सी, ये यहाँ पे दिख रहा है ना? यही आपका सही आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट आते हैं, और ये सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 10वें सैंपल पेपर का आखिरी क्वेश्चन। लेट्स सी क्या दिया हुआ है। The process by which a DNA molecule make its identical copies is known as DNA replication. Given below is the parental strand of DNA. ये parental strand of DNA दिया हुआ है। हमें आइडेंटिफाई करना है which of the following new strands show the semi-conservative mode of replication. Semi-conservative mode of replication क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? एक parent DNA होता है, एक new DNA होता है, मतलब एक old DNA होगा, एक new DNA होगा। ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो पूरा पैरेंटल डीएनए और दूसरा न्यू डीएनए, तो एक स्ट्रैंड उसकी क्या होती है? पैरेंटल की होती है और एक न्यू होती है। बी भी देखो, बी भी नहीं होगा, यहाँ पे देखो दोनों पैरेंटल जैसे शो कर रहे हैं। सी की बात करें तो हाँ, ये देखो एक स्ट्रैंड क्या है? पैरेंटल है, और दूसरी वाली स्ट्रैंड क्या है? न्यू है। यहाँ भी देखो ये स्ट्रैंड क्या है? पैरेंटल है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? दैट इज सी। ठीक है, चलिए भाई यहाँ आपका सैंपल पेपर का सफर खत्म हो गया। ओके, जितने सैंपल क्वेश्चन पेपर थे 10 के 10 पूरे सॉल्व करवा दिए गए हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में। हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक आप पढ़ते रहिए और जम के तैयारी करिए। टेक केयर, गुड बाय।